जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पराग स्त्री केसर संकर्षण और ये चल रहा है क्लास 2 का बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हम लोग आज जानेंगे पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, पराग नलिका के विकास की अवस्थाएं होती हैं और यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी बताएंगे, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या होता है। तो पराग स्त्री केसर संकर्षण का मैं पहले आपको इंटरेस्टिंग चीजें बता देता हूँ। जैसे कि पराग स्त्री केसर संकर्षण, जैसे कि यहाँ पर हो गया, ये क्या है, हमारा वर्तिकाग्र यानी अंडाशय है और यहाँ पर ये पुंकेसर है। तो क्या इस पुंकेसर यानी परागकोश का परागकण इसके ऊपर आएगा वर्तिकाग्र पर, तो क्या ये इसको एक्सेप्ट करेगा? क्या कोई भी पुंकेसर है उसका परागकण जो है दूसरे जात का है और ये जो है इसका वर्तिकाग्र दूसरे जात का है, क्या ये इसको एक्सेप्ट करेगा? क्या परागण की क्रिया होगी? यही सब हम जानने के लिए आज पढ़ेंगे पराग स्त्री केसर संकर्षण। तो चलिए पहले मैं आपकी परिभाषा बता दे रहा हूँ, जहाँ चित्र बनाने की जरूरत है वहां बनाऊंगा और जहाँ समझाने वाला बात रहेगा वहां समझाऊंगा। देखिए क्या है, जब परागण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो आपको पता ही है परागण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, इसका चित्र मैं बना दे रहा हूं, यहाँ पर देख लीजिए। इसका मैं चित्र बना रहा हूँ थोड़ा आसान तरीके से, जैसे कि यहाँ इस बार अलग टाइप का चित्र बना रहा हूँ। ये जो हमारा मान लीजिए वर्तिकाग्र है और यहाँ पर ये हमारा पुंकेसर है। ये पुंकेसर, इसमें क्या रहते हैं, ये परागकोश, इसमें परागकण भरे रहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया क्या, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसका परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता और स्त्री केसर, जो स्त्री केसर होता है इसका मतलब ये वाला भाग स्त्री केसर बोले, कह रहा स्त्री केसर उसके साथ प्रतिक्रिया करता है। जब परागकण जो होता है, जब यहाँ से परागकण जब उठ के इसके ऊपर आएगा यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, इसके साथ प्रतिक्रिया करेगा। कौन? स्त्री केसर उसके साथ प्रतिक्रिया करता है और उसे पहचानता है। इसे पहचानता है क्या ये मेरी ही जाति का है, क्या ये मेरे ही समूह का है, तो उसे क्या करता है, पहचानता है तथा यह तय करता है कि इस परागकण को इस वर्तिकाग्र पर जो अंकुरित मतलब अंकुरित होना है या नहीं होना है। तो इसकी पहचानता तथा यह तय करता है कि परागकण अंकुरित होगा या नहीं होगा। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पराग स्त्री केसर संकर्षण। अब मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ, ये हमारा क्या है, ये परागकोश है, परागकोश में भरे रहते हैं परागकण। ये परागकण जब उठ के इसके वर्तिकाग्र पर आएगा, ये वर्तिकाग्र जो है यही डिसाइड करेगा ये परागकण को हमको इसके ऊपर मतलब प्रतिक्रिया करना है, इसका क्या है, इसका मतलब पहचान करता है और उसको क्या करता है, अंकुरित होने का यही तय करता है। पराग जो वर्तिकाग्र होता है वही तय करता है कि इसको क्या करना है, अंकुरित होने देना है या नहीं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये दूसरे जाति का है, ये दूसरे जाति का है, तो इसका पुंकेसर होगा तो इसके ऊपर आएगा तो इसको अंकुरित होने देगा। लेकिन अगर ये चीज अगर मान लीजिए दूसरे जाति का होगा तो पराग जो हमारा वर्तिकाग्र है वो उसको अंकुरित ही नहीं होने देगा। अब कैसे अंकुरित होने देता है, नहीं होने देता है, ये भी चलिए बताते हैं। तो देखिए पहले परिभाषा को समझ में आ गई, बराबर पड़ता है। जब परागण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और स्त्री केसर उसके साथ प्रतिक्रिया करता है, उसे पहचानता है तथा तय करता है कि परागकण अंकुरित होगा या नहीं होगा, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। अब देखिए इसके महत्व क्या है, इसके महत्व पहले जान लेते हैं, इसके बाद मैं बताऊंगा कि मतलब अगर यहाँ पर अंकुरित कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। तो देखिए सही परागकण का चयन होता है यहाँ पर, इसके द्वारा मतलब इसी जाति का ही परागण इसे आ सकता है, इसीलिए क्या होता है, सही परागण का चयन होता है परागकण का। केवल संगत परागकण से ही निषेचन होता है, मतलब इसी के संगत जो होना चाहिए परागकण होना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, परागकण इसके अंदर जाएगा पराग नलिका से अंडाशय में, तभी जाकर निषेचन होगा। अगला क्या, नई संतान में सही अनुवांशिक गुण बनने रहते हैं, मतलब ये जब उसी जाति का रहेगा ये भी उसी जाति का रहेगा, तभी क्या होगा, इसकी संतान यानी वृद्धि होगी इसमें और क्या होगा, अनुवांशिक गुण बने रहेंगे। कहीं ये दूसरे जाति का रहे, ये दूसरे जाति का रहे, कि दोनों मिलजुल कर आ जाएंगे, इसका वंश ही खत्म हो जाएगा। अब देखिए मैं समझा रहा हूँ कैसे अंकुरित होता है। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ बताऊँ क्योंकि यहाँ पर सारी बातें आपको पता चलेगी। देखिए पहले क्या होता है, पहले हमारे पास एक होता है वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र, ये इमेज करिएगा वर्तिकाग्र है, ठीक है ना। वर्तिकाग्र तो क्या होता है, पहले क्या होता है, आता है परागकण, ये परागकण है, ठीक है, समझिएगा। परागकण पे जो होता है, परागकण पर इसके क्या होती है, दो बाहर जो अंतःचोर बाहर चोर होते हैं, ये ऐसे होते हैं और यहाँ पर ये जगह छूटा जाता है जिसको बोलते हैं जनन छिद्र बोलते हैं। ये जब आता है यहाँ पर, जब ये परागकण आता है, परागकण जो होता है तीन भागों में टूट जाता है। एक यहाँ केंद्र बनता है, एक यहाँ केंद्र बनता है और एक यहाँ बड़ा सा केंद्र बनता है, जिसको आप लोगों ने जाना और बताया हमें कि जो परागकण होता है जब उसका केंद्र दो भागों में बढ़ता है तो छोटा केंद्र एक बड़ा केंद्र बनता है। इस छोटा केंद्र जो होता है इसमें दो नर युग्मक होते हैं और ये कायिक केंद्र होता है, ठीक है, कायिक कोशिका होता है ये। तो क्या होता है, जब ये परागकण जो होता है इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद वर्तिकाग्र ही डिसाइड करता है कि इस परागकण को अंकुरित होने देना है या नहीं होने देना है, वो क्या करता है, पहचानता है। तो कैसे पहचानता, अगर ये उसी जाति का परागकण है, ये वर्तिकाग्र अगर पहचान जाएगा तो यहाँ पर जो जनन छिद्र है, यहाँ पर जो रास्ता दिख रहा है, इसी के रास्ते क्या करता है, द्रव उसमें भेजता है। क्या भेजता है,
द्रव भेजता है, और जब द्रव भेजता है तो इसके माध्यम से जब यहाँ कोशिका द्रव में जब द्रव भरता है तो परागकण क्या होते हैं, फूलने लगते हैं। यानी अब क्या होगा, अब अंकुरण की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले क्या होता है, तो पहले यहाँ देखिए अवस्था में बोला गया है कि परागकण वर्तिकाग्र पर चिपकता है। तो पहले परागकण वर्तिकाग्र पर आकर चिपकता है और जल अवशोषित करता है। जल अवशोषित कैसे करता है, जब वर्तिकाग्र जान लेती है कि मेरे समूह का है, ये क्या करता है, यहाँ से द्रव भेजता है, तो जल अवशोषित किया ना परागकण। दूसरा देखिए वर्तिकाग्र की सतह पर परागकण अंकुरित होते हैं। तो जो वर्तिकाग्र आपको दिख रहा है इसी की सतह पर ये अंकुरित होंगे। कैसे अंकुरित हो रहा है, क्योंकि इसने क्या भेजा, उसके अंदर द्रव भेजा। और देखिए परागनलिका वर्तिकाग्र के ऊतकों में प्रवेश करती है। जो परागनलिका इसकी होती है, इसकी वर्तिकाग्र नहीं वर्तिकाग्र होता है, इसमें प्रवेश करती है। अब कैसे प्रवेश करती है देखिए, जब मान लीजिए नहीं यहाँ पर समझिए, जब यहाँ से द्रव इसके अंदर जाता है तो द्रव जाने के बाद क्या होता है, ये कोशिका फूलने लगती है। अब फूलने लगती है, मैं बताया था इसके बाहर एक बहुत हार्ड पदार्थ हो रहता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन जो होता है, उस पदार्थ बना होता है जिसकी वजह से ये इसके ऊपर दाब लगाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टूटेगा उठेगा नहीं। लेकिन यहाँ जो जनन छिद्र होता है, जब कोशिका द्रव जब इसमें भरने लगती है तो जहाँ ये सभी समान दाब लगाएंगे, उसके तरफ सभी क्या करता है, सभी समान दाब लगाता है। अगर सभी समान दाब लगाएगा तो यहाँ पर पाया जाएगा क्या, यहाँ पर परत ही नहीं होती स्पोरोपोलेनिन, इस वजह से सारा दाब यहाँ जब पड़ेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ये जो पतली सी परत होगी वो क्या होगी, वो रूप ले लेगी किसका हुआ, सॉरी इसका परागनलिका का। ये ऐसे बढ़ेगा और बढ़ता है, फिर ये ऐसे बढ़ेगा, फिर ये ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, दाब लगाता जाएगा, वो क्या होगा, वहां से ये अंकुरित होना स्टार्ट हो जाएगा और वहां से क्या होगा, एक परागनलिका का निर्माण हो जाएगा। देखिए बोला परागनलिका वर्तिकाग्र के ऊतकों से, ये वर्तिकाग्र ऊतक है में प्रवेश करती है। परागनलिका वर्तिकाग्र के अंदर से होकर परागनलिका होती है वर्तिकाग्र के अंदर से होकर कहाँ जाती है, अंडाशय तक जाती है। मैंने आपको बताया था अंडाशय जो होता है, यहाँ पर अंडाशय का भाग यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है, ये अंडाशय होता है। तो परागनलिका यहाँ से जाएगी, यहाँ मतलब आ रही है, यहाँ क्या इसके अंदर प्रवेश करती है। अब देखिए आगे क्या होता है, परागनलिका यहाँ पर होता है प्रवेश करती है, फिर देखिए परागनलिका वर्तिकाग्र के अंदर से होकर अंडाशय तक पहुंचती है। अगर आप परागनलिका बीजांड के पास, यही जो है हमारा बीजांड वाला, क्या बीजांड के पास पहुंचकर माइक्रोपाइल्स के समीप प्रवेश करती है। माइक्रोपाइल्स प्रवेश करती है मतलब ये क्या हुआ कि जब यहाँ पर बीजांड, यहाँ डायरेक्ट में बीजांड बना, ये बीजांड है, ये बीजांड है। इस बीजांड में क्या होता है, इस बीजांड में होता है, ये बीजांड में हमारा भ्रूण कोष है, भ्रूण कोष ऐसे भी कह सकते हैं। और दूसरा ये भी मैं बताया था, इसी को गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है, सॉरी गुरु बीजाणुधानी भी बोला था। इसी में मैं आपको बताया था, अब इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये ऐसे बड़ा सा बनाया, तो बड़ा सा बनाया तो दो बोला था, तीन ऊपर जो होती है प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, और यहाँ पर जो होता है एक अंड कोशिका होता है, दो सहायक कोशिका होती है, और यहाँ पर दो केंद्रक होता है जिसको केंद्रीय कोशिका बोला जाता है। अब देखिए जब ये यहाँ पर क्या होता है, परागनलिका आदत यहाँ बोला गया ना, परागनलिका बीजांड के पास पहुंचकर माइक्रोपाइल्स के समीप प्रवेश करती है। यहाँ पर जब ये परागनलिका देखिए यहाँ से ऐसे आता है, यहाँ जाता है, यहाँ मतलब यहाँ पर आया और इसके पास सहायक कोशिका के पास जाता है परागनलिका, ये उसी को बोला है कि माइक्रोपाइल्स जो होता है के समीप प्रवेश करती है। तो जब यहाँ प्रवेश करती है, ध्यान से इसकी जब कोशिका से टकराती है सहायक कोशिका से, तो क्या होता है, टूट जाता है। तो जो यहाँ पर ये परागनलिका का ऊपरी टोपी थी वो भी टूट जाएगा और जो सहायक कोशिका जो नष्ट हो जाएगी। और यहाँ से आपको पता है इसके पास दो नर युग्मक थे, ये दोनों नर युग्मक यहाँ पर आ रहे थे और यहाँ पर सहायक कोशिका भी थी। तो यहाँ पर जब ध्यान से टूटते हैं तो टूटने वाली दोनों कोशिका इसमें प्रवेश कर जाती है। तो एक दो कोशिका में से एक कोशिका यहाँ, सॉरी एक नर युग्मक यहाँ आ जाता है और एक नर युग्मक यहाँ पर पहले से एक होता है, सबके पास एक होता है, ठीक है ना, केंद्र होते हैं। और यहाँ जब प्रवेश करती है इसके पास पहले से एक का एक और हो जाएगा, इसके पास दो था एक और हो जाएगा, और ये वाला कोशिका क्या होती है, नष्ट हो जाती है। यही इतनी बातें हैं कि बोला परागनलिका का विकास कैसे होता है। परागनलिका पहले क्या होता है, वर्तिकाग्र पर पहले परागकण आते हैं, वर्तिकाग्र पर पहले परागकण आते हैं, जिसकी वजह से हमको ये पता चलता है इस वर्तिकाग्र को, ये उसको चिपकाता है और उसी जाति का रहेगा। तभी जब चिपका लेगा तो उसमें द्रव भेजेगा, द्रव भेजने के बाद क्या होगा, परागण जो होंगे अंकुरित होने लगेंगे, उसके बाद वर्तिकाग्र के माध्यम से ऊतकों में प्रवेश करते हैं परागनलिका। और फिर क्या होता है, वर्तिकाग्र के परागनलिका वर्तिका के अंदर से होते हुए कहाँ जाते हैं, बीजांड यानी अंडाशय होती है, बीजांड तक की ओर पहुंचते हैं। और जब बीजांड के पास पहुंच जाते हैं तो माइक्रोपाइल्स के समीप एक प्रवेश के पास ये जो कोशिकाएं होती है उन्हीं से जाकर क्या करते हैं, टकराते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ दो बातें इंपॉर्टेंट लिखी गई है। यहाँ बोला गया परागनलिका का मार्ग जो होता है रासायनिक पदार्थों के कारण निर्धारित होता है। अब इसका मतलब क्या है, जो परागनलिका होती है क्या वो रासायनिक क्रिया है, रासायनिक केमिकल अट्रैक्शन है या फिजिकल अट्रैक्शन है, ये होता है केमिकल अट्रैक्शन है। कहेंगे कैसे, क्योंकि अब मैं एक बार और इसकी पिछली वीडियो में बताया था, जो परागनलिका है वो कैसे पता चलता है कि इसी रास्ते जाता है, क्यों ऊपर से नहीं आ सकता, क्यों अध्यावरण को चीर कर नहीं जाता है, क्यों इसी के रास्ते आता है। तो इसका कारण ये है, ये जो सहायक कोशिका होती है, इस सहायक कोशिका जो होती है उनके ऊपर तंतुरुमा संरचना यानी समुच्चय पाया जाता है जो बोरॉन छोड़ती है, बोरॉन। तो परागनलिका के पास बोरॉन की कमी होती है, इसी वजह से खींचा हुआ कहाँ चला आता है, इस सहायक कोशिका
के पास चला था। तो वही बात मैं बोला, परागणिका का जो मार्ग रासायनिक पदार्थों के कारण निर्धारित होता है, क्योंकि वो रासायनिक क्रिया ही तो कर रहा है। अगला देखिए, ये जो रासायनिक पदार्थ होते हैं बीजांड से स्रावित होते हैं, क्योंकि बीजांड उसी बीजांड में तो पाया जाता है जो तंतुरुमा संरचना है, बीजांड से स्रावित होते हैं। इन्हें केमो टेंट्रेक्टेड बोला जाता है। देखिए नाम जो थोड़ा सा बड़ा अटपट है, इसका नाम है केमेओन ट्रेक्टेट जो होता है उसको बोला जाता है, जो पदार्थ क्या होता है रिलीज होता है, इसी को इस परागणिका उसके पास आती है। तो ये था पराग स्त्री केसर संकर्षण। अगर आपको वीडियो समझ में आया है और अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।